किया, तो उस पिछली क्लास को अभी पहले उसे जाकर जरूर देखना। और जब क्योंकि उससे पहली क्लास से पहले एपिसोड से रिलेटेड ही ये दूसरा है। हाँ, ये जो दूसरी हमारी एक्सरसाइज है ये भी उनसे ही रिलेटेड है, तो आप उसे जरूर देखना। और अब हम बिना समय गवाए अब स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1। इसके एग्जांपल पर स्टार्ट करेंगे हम, उसके बाद 1.1 एक्सरसाइज समझेंगे। तो चलो। तो देखो दोस्तों, हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 है, यहाँ पर उदाहरण नंबर 1। तो इससे पहले हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हम पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। हम अभी सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? संख्याओं 4 की घात n पर विचार कीजिए। संख्या की संख्याओं 4 की घात n, उस पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। n क्या है? एक प्राकृत संख्या। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है, हमें जांच करना है कोई n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n जो है वो अंक शून्य पर समाप्त होता है। तो आप कमेंट में जरूर बताओ कि इसका कोई मान है। जल्दी बताओ, कमेंट में जरूर बताओ। ये क्वेश्चन क्या बोला कि संख्याओं 4 की घात n पर विचार कीजिए। अब जहां n जो है वो एक प्राकृत संख्या है। n क्या है? एक प्राकृत संख्या। जांच कीजिए कि क्या n एक का कोई एक ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n जो है वो अंक शून्य पर समाप्त होता है। हाँ भाई, यदि किसी n के लिए संख्या यानी कि कोई एक ऐसा मान है जो क्या है वो किस पर अंक शून्य पर समाप्त होता है, n का मान निकालना है। तो ये जो है ये क्या बोल रहा है? यदि किसी n के लिए संख्या 4 की घात n शून्य पर समाप्त होती है होगी तो वह 5 से विभाज्य होगी। यानी कि इसका मतलब है कि ये उदाहरण नंबर जो है हमारा पास, वो एग्जाम्पल जो है कौन सा फर्स्ट वाला, वो क्या कह रहा है कि कोई संख्या हमको दे दी है ना, 4 घात n, और यहाँ पर जो n है ये हमें संख्या दे दी 4 की घात n, और यहाँ n जो है, जहाँ n क्या है? एक प्राकृत संख्या। जहाँ n क्या है? प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या है। तो और जांच कीजिए कि n का कोई ऐसा मान है। हमें क्या करना है? n का कोई एक ऐसा मान ज्ञात करना है जिससे जिस पर जो है ये 4 की घात n जो है वो 4 की घात n जो है अंक शून्य पर समाप्त होना चाहिए। 4 की घात n किस पर होना चाहिए? अंक शून्य पर समाप्त होना चाहिए। शून्य पर समाप्त हो, किस पर समाप्त हो? अंक शून्य पर समाप्त होना चाहिए। तो इसने ऐसे क्वेश्चन ने कहा। अब हम क्या करेंगे इसमें? अब इसमें हम क्या करें कि जो n जो है, कोई संख्या जो यहाँ पर प्राकृत संख्या थी n, उसके लिए जब हम कोई मान ज्ञात करेंगे, जैसे कि इसका क्या करना है? हमें मान ज्ञात करना है। और वो क्या मान था? अब वो मान ऐसा है कि भाई मान लेते हैं ये क्या कह रहा है कि 4 की घात n जो है वो शून्य पर समाप्त होगी। अब ये 4 की घात n शून्य पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य होगी, है ना। मतलब इसका मतलब है कि जो 4 है ना, उस 4 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए। जब हम 4 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हम करके देखते हैं एक बार कि 4 का अभाज्य गुणनखंड, 4 का अभाज्य गुणनखंड कैसे होता है कि ऐसी सबसे छोटी अभाज्य संख्या, आप बताओ कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? कमेंट में जल्दी बताओ कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। तो जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जिसका पूरा पूरा भाग जाना चाहिए इस 4 के अंदर, 2 का दायरा है 2, 3 बार गया 2 दूनी 4। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या ऐसी आती है जिसके अंदर 2 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। 2 में 2 का दायरा है, हाँ तो आ गया। तो इसमें अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से आ रहे हैं? ये 2। तो 4 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से आए? 2 की 2 गुणा 2 आए। तो और तो ये आ गए, इसके अंदर अभाज्य गुणनखंड इसका आता है 2। इसका अभाज्य गुणनखंड कौन सा है? 2 है। और तो हम इसके अंदर जो अभाज्य गुणनखंड में है ना, जो 5 नहीं आ रहा, 5
नहीं आ रहा है और नहीं है ना इसमें अभाज्य गुणनखंड में, मतलब कि ये जो है 5 वो 4 से विभाज्य नहीं है ना? मतलब 4 के अभाज्य गुणनखंड के अंदर अभाज्य गुणनखंड इसका किया, तो गुणनखंड के अंदर अभाज्य गुणनखंड नहीं है, उसके अंदर कोई एक संख्या 5 नहीं आ रही है, मतलब कि यह 4 से विभाज्य नहीं है, 4 से विभाजित नहीं है ना? तो इसका कोई 4 से कोई भी संबंध नहीं है 5 का, वो दूर है, यानी कि 4 से कोई भी इसका संबंध नहीं है, ये अलग है। तो यदि वो 4 के गुणनखंड में नहीं आ रही है वो 5 संख्या, तो उस ऐसा संभव होता ही नहीं है, ऐसा संभव है ही नहीं कि ये जो 4 घात n है, वो किसी n के लिए शून्य पर समाप्त होंगी। और शून्य पर समाप्त कैसे होंगी? हम 2 का गुणा 2 4 2 से करेंगे, तो फिर 4 आएगा, 2 का गुणा हम 4 से कर देंगे तो 8 आएगा, शून्य आ रहा ही नहीं है ना? जब 5 का गुणा हम 4 से करते हैं तो 20 आता है, शून्य पर अंक शून्य पर जा रही है, हो रही है ना? तो वो ऐसा नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 जो है अभाज्य गुणनखंड के अंदर है ही नहीं, 5 है नहीं वो अभाज्य गुणनखंड में, है ना? इसलिए। तो ऐसा संभव होता ही नहीं है। और ऐसा संभव नहीं है, और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय जो है खुद कहती है
सबसे छोटी संख्या बताओ ऐसी जिसके अंदर जिसका पूरा 10 का अंदर पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। 2 है, यानी 2 5 10 कितने बार गया? 5 बार। अब ऐसे ही हमें आगे कि ऐसी सबसे छोटी संख्या सोचो जो कि 5 में पूरा पूरा भाग जाना चाहिए उसका। बताओ। 2 का नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा, 5 का जा रहा है एक बार, है ना? बस ऐसे ही। तो ये क्या है? इसके अभाज्य गुणनखंड किसके? 20 के। ये तो थे 6 के, अब ये है यहाँ पर 20 के, है ना? अभाज्य गुणनखंड 20 के क्या है? 2 2 और 5, है ना? 2 2 5, 20 के अभाज्य गुणनखंड, 20 के अभाज्य गुणनखंड होगा, है ना? तो हमने 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड याद कर लिए। अब हमें क्या करना है? जहाँ क्वेश्चन बोल रहा था, क्वेश्चन ने क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड हमने याद कर लिए। अब एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या याद करने के लिए बोल रहा है? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए। तो हम चलते हैं एचसीएफ और एलसीएम की तरफ। तो हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे आप, है ना? तो एचसीएफ किसे ज्ञात करते हैं? देखो, एचसीएफ, तो एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो एचसीएफ ज्ञात करने से पहले एक इसकी थ्योरी है एक लाइन की, वो उसको समझ ले। क्योंकि जो एचसीएफ जो है वो एक थ्योरी के माध्यम से सॉल्व होगा, है ना? तो इसकी थ्योरी उसको समझ लेते हैं एक बार। तो थ्योरी क्या है कि कोई संख्या, है ना, जैसे कि ये अभाज्य गुणनखंड की ये संख्या है, इन संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात वाले, यानी सबसे छोटी घात वाले पदों का क्या करना है? गुणनफल। तो यहाँ पे देखो कि कोई संख्या उसमें अभाज्य गुणनखंड है ना, कोई संख्या है उसमें अभाज्य गुणनखंड है, उस अभाज्य गुणनखंडों के सबसे छोटी घात वाले पदों का हमें क्या करना है? गुणनफल। तो गुणनफल करना है। तो उससे हम क्या करेंगे? एचसीएफ को सोल्व करेंगे। जैसे कि हमारे पहले थ्योरी लिख ले रहे हैं यहाँ पे। थ्योरी क्या थी कि संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात वाले पदों का गुणनफल, है ना? तो इस थ्योरी को आप नोट कर लो कॉपी में, पहले नोटबुक में आप नोट कर लो इसे अच्छे से, क्योंकि ये बहुत काम आएगी, ये इम्पोर्टेंट होगा, इसे नोट कर लो जल्दी से। तो क्या है कि भाई संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात वाले पदों का क्या करना है? गुणनफल। तो अब जाके एच से निकल कर आता है। अब हम चेक कर कैसे निकलेगा, देखो सॉल्व करते हैं इसे। एच सी एफ, एच सी एफ हमें निकालना किस चीज का है? 6 और 20 का, है ना? संख्या 6 और 20 का। तो हम कोष्टक में क्या लिख देंगे? 6 और 20, फिर बंद कर देंगे कोष्टक को। फिर लिखेंगे क्या इस संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात वाले पदों का गुणनफल। सबसे छोटी घात कौन सी है? इन दोनों के अंदर देखो, इसे घात में कन्वर्ट कर देते हैं। 2 की घात 1, 3 की घात 1 बराबर 2 की घात 2 और 3 5 की घात 1। और कि संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ, इनके अंदर उभयनिष्ठ क्या चीज दिख रही है आपको? इन जल्दी कमेंट बताओ, कमेंट कि इनमें उभयनिष्ठ क्या है इन संख्याओं के अंदर? बताओ जल्दी से, इनमें उभयनिष्ठ क्या है? क्या है? ये 2, क्या है? उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है। तो
हम क्या करेंगे, ये क्या बोल रहा है, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात, उभयनिष्ठ के अंदर सबसे छोटी घात, यानी प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंड है उसकी सबसे छोटी घात 11 की घात 1 पदों का गुणनफल, यानी सबसे छोटी घात वाला जो पद है ना उसका गुणनफल ज्ञात करना है, लेना है। तो मतलब कि ये सबसे छोटी घात सिर्फ इसमें एक ही है, किसकी, उभयनिष्ठ की। इसमें उभयनिष्ठ सिर्फ एक, ये दो, तो इसे सबसे छोटी घात 2 की घात 1, तो होगा 2 1 का 2। तो ये यहाँ पर एचसीएफ निकल कर आ जाता है हमारा, है ना। एचसीएफ यहाँ तो ये ऐसे सॉल्व होगा एचसीएफ। तब वो समझ में आया कुछ, आ रहा है समझ में, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। तो एचसीएफ जो है इस पर क्वेश्चन निकलेगा। एचसीएफ यानी कि जो थ्योरी है उस थ्योरी के माध्यम से समझना है हमें। थ्योरी क्या है, इस संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात वाले पदों का गुणनफल। यहाँ पर जो संख्याएं हैं ये, इनमें से उभयनिष्ठ गुणनखंड ये है 2, इसमें ये आ रहे हैं ना, तो इनमें से सबसे छोटी घात इनकी सबसे छोटी घात कौन सी है, ये 2 है ना, 2 की घात 1, तो इनका गुणनफल, तो हमने 2 की घात 1 और गुणनफल मतलब 2 आ गया ना। हाँ। तो बस अब हम ज्ञात करेंगे क्या, एलसीएम। एलसीएम हाँ, तो आपको यहाँ तक तो आ गया होगा समझ में, है ना। तो हम अब ज्ञात करेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या होता है ना, एलसीएम कैसे ज्ञात किया जाता है उसे करेंगे। तो एलसीएम ज्ञात करने से पहले हम क्या करते हैं, इसकी भी एक लाइन की थ्योरी है, उसको हम देख लेते हैं, अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं उसे। तो थ्योरी क्या है इसकी, कि देखो थ्योरी है, देख इसकी, सभी अभाज्य गुणनखंडों की सबसे सॉरी सबसे बड़ी घात वाले पदों का गुणनफल। तो ये देखो इसमें क्या था, थोड़ा सा गलत हो गया, इसमें क्या कि जो एचसीएफ ने देख लिख पढ़ा था, एचसीएफ की जो थ्योरी थी उसमें प्रत्येक उभयनिष्ठ जो था उसकी अभाज्य गुणनखंडों के सबसे छोटे घात वाले पदों का गुणनफल था। इसमें उभयनिष्ठ नहीं है कोई भी, इसमें क्या है, एलसीएम में सभी अभाज्य गुणनखंड होंगे, सभी संख्याएं होंगी, उनके अभाज्य गुणनखंड होंगे, उनकी सबसे बड़ी घात वाले पदों का गुणनफल, सबसे बड़ी घात, इसमें सबसे छोटी घात का हुआ था गुणनफल, इसमें सबसे बड़ी घात का गुणनफल होगा एलसीएम के अंदर, है ना। ये बस एक सॉल्व होगा, यानी इसको कंपटीशन में कंबाइन करके इसको पढ़ना चाहिए, तो जाके समझ में आएगा, है ना, कि इसके अंदर उभयनिष्ठ है, इसमें उभयनिष्ठ नहीं आएगा, है ना। इसमें अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात वाले पदों का गुणनफल होगा, इसके अंदर अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात वाले पदों का गुणनफल होगा, बस इतना सा ही फर्क है इसमें, और ज्यादा कुछ है नहीं। तो चलते हैं हम एलसीएम अब सोल्व करते हैं। तो एलसीएम ज्ञात करेंगे, तो एलसीएम ज्ञात करने का इसमें एक फॉर्मूला होता है ना। तो देखो एलसीएम को ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो इस प्रकार से है, देखो HCF A, B इंटू LCM A, B बराबर A इंटू B। यहाँ पर जो A और B है वो है यहाँ पर संख्या, जैसे कि A 6 और B जो है वो 20 है ना। ऐसे यहाँ पर A और B तो संख्याएं हैं, ये फॉर्मूला है।
अब ये जो है मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपके बहुत काम आने वाला है इस चैप्टर के अंदर, यानी कि इसी से पूरा क्वेश्चन सोल्व होगा। ये पूरा जो चैप्टर है वो इसी पर डिपेंड है, इस फॉर्मूले पे। तो ये फॉर्मूला जो है इसको आप नोट कर लो, वहीं सब जगह पर इसे नोट कर लो, ये बहुत काम आने वाला है ना। अब हम इस फॉर्मूले से इसको सोल्व करेंगे, एलसीएम को ज्ञात करेंगे, है ना। तो चलते हैं, आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। तो चलो अब हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम किसका ज्ञात करना है, कौन सी संख्या ज्ञात करना है। देखो एलसीएम किसका ज्ञात करना है, 6 और 20 का, 6 का और 20 का, है ना। 6 का और 20 का हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसका 6 और 20 का हमें एलसीएम ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या था कि एचसीएफ संख्या ए कौन सी है 6, बी कौन सी है 20, इंटू एलसीएम संख्या ए 6, बी 20, है ना। और अब बराबर 6 इंटू 20, है ना। ये देख लो ऐसे एच डी है यहाँ पे कि जो हमारे पास एच सी एफ संख्या ए 6, बी 20 इंटू एलसीएम संख्या 6, ए यानी कि 6 और बी यानी 20 बराबर 6 गुणा 20 यानी ए इंटू बी संख्या हो गई। अब हाँ, अब यहाँ पर देखो आपको कुछ दिख रहा है क्या, इसमें जहां तक हमने पढ़ा था इसमें एचसीएफ और इसमें एचसीएफ में समझ आया कुछ। यहाँ पर देखो अच्छे से, बताओ आपको क्या चीज दिख रही है, यहाँ पर कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम इसको। यहाँ पर देखो जो एचसीएफ है, कि इस एचसीएफ को हमने पहले से याद कर रखा है ना। तो इस एचसीएफ का हमारे पास मान है 2, इस मान को उठा करके हम क्या रख देंगे यहाँ पर फॉर्मूले में रख देंगे। कहाँ रख देंगे, इस एचसीएफ की जगह में इस फॉर्मूले में हम एचसीएफ का मान उठा करके रख देंगे। तो चलो रखते हैं, जैसे एचसीएफ 620 की जगह हम रख देंगे यहाँ पर 2, फिर गुणा एलसीएम 6,20 बराबर 6 गुणा 20, यानी कि एलसीएम हमें याद करना है, हमारा एचसीएफ था उसका मान हमने यहाँ पर रख दिया। अब हम क्या करेंगे, ये 2 जो है ना, इस 2 को हम इस संख्या का नीचे ले जाएंगे, 6 गुणा 20 के नीचे ले जाएंगे, है ना। तो चलते हैं, एलसीएम 6 20 बराबर 6 गुणा 20 अपॉन 2। तो जल्दी आप बताओ क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, बताओ जल्दी से, मल्टीप्लाई करके जल्दी से बताओ और कमेंट में जरूर लिखो, जल्दी क्लिक करो। तो देखो 2 से काटो 6 को, 2 1 कम 2, 2 तिया 6, है ना। तो अब 3 को मल्टीप्लाई करो 26 से, 3 6 के 12, 3 दूनी 6 और 1 7, क्या हो गया वो 7 का। तो एलसीएम हमारे पास जो होगा वो एलसीएम होगा हमारे पास, ये एलसीएम कितना होगा 72, है ना। एलसीएम कितना आएगा हमारे पास 72, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। एक लो अच्छे से इसे नोट कर लो आप, ये लो। आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो
उस पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारा, देख उदाहरण एग्जांपल 3 अभाज्य गुणनखंड। पहले हम क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि या अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए, फिर उनका LCM ज्ञात कीजिए। यानी जैसे हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे ही वैसे ये क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। अभाज्य गुणनखंडन विधि लगानी है और 96 और 404 का हमें HCF और LCM दोनों ज्ञात करना है। तो चलो सॉल्व करते हैं इसे, है ना। एक उदाहरण यानी एग्जाम्पल 3 अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 और 404 का HCF। इसका हमारे पास दिया है कौन सी संख्या क्या दिया हुआ है कि संख्या हमारे पास दी हुई है हमें 96 और 404। संख्या कौन सी दे रखी है हमें, 96 और 404 संख्या हमें दे रखी है। तो हमें क्या करना है, इसे सोल्व करना है। फिर किस विधि से करना है, अभाज्य गुणनखंडन विधि के द्वारा सोल्व करना है। तो अभाज्य गुणनखंडन विधि के द्वारा सोल्व करते हैं इसे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 96 का और 404 का यानी 96 और 404 का हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या कर लेना है हमें, इसका ज्ञात करते हैं। तो सॉल्व करते हैं इसे, हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं इसका। तो चलो और देखो कि 96 का करते हैं। तो एक अब अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं, देखो जो चिन्ह में है एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या को सोचो कि जिसका 96 के अंदर पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, 96 के अंदर पूरा पूरा भाग जाना चाहिए उस संख्या का। सबसे छोटी बताओ, जल्दी कमेंट करो। 2 है ना। 2 जो है, 2 से हम 96 को डिवाइड करते हैं, यानी कि इसका भाग दे सकते हैं। ये पूरा पूरा भाग जा रहा है 2 का, इसमें 2 चौके 8, 2 अंटे 16। अब यहाँ पर बताओ कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिसका पूरा पूरा भाग जाए 48 के अंदर, जल्दी बताओ। इससे 2 का जा रहा है, 2 दूने 4, 2 चौके 8। अब 24 में बताओ जल्दी से, कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो। 2 का जा रहा है, देखो 2 एक कम 2, 2 दूने 4। 12 के अंदर, 12 के अंदर सबसे छोटी संख्या का भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है, हाँ 2 6 के 12। 6 के अंदर सबसे छोटी संख्या का भाग जा रहा है, ठीक है 2 का जा रहा है, हाँ। अब 3 के अंदर किसका जा रहा है, 2 का जा रहा है, नहीं 3 का जा रहा है, 3 का एक बार। तो ये हो गया सॉल्व, है ना। तो इसके जो ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड है इसके 96 के अभाज्य गुणनखंड। क्या है 96 के, क्या है अभाज्य गुणनखंड। तो कितने हैं ये देखो, इनको गुणा कर, 1 2 3 4 5, 2 कितने हैं 5 और 3 1, है ना। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 96 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 हो गया ना। 1 2 3 4 5 और 3। अब 96 का कर लिया। अब हमें क्या करना है, 404 के एन 404 के हम क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड याद करना है। तो करते हैं सो। अब बताओ कि 404 के अंदर सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग किसका जा रहा है। कौन सी संख्या है अभाज्य संख्या सबसे छोटी, जिससे कि 404 को वह डिवाइड कर सकती, वो भाग दे सकती है उससे। सबसे छोटी 2 है ना, 2 का भाग आ रहा है इसमें पूरा पूरा, 2 दूने 4, 2 दूने 2। अब 202 में बताओ किसका जा रहा है, जल्दी बताओ। 2 का, 2 का जा रहा है एक बार, 2 एक कम 2, 2 कम 2, 101 बार। अब 101 में बताओ जल्दी से किसका जा रहा है भाग, सबसे छोटी वाली संख्या है 101 में जाने वाला, कौन सी है
101 ही का जाएगा इसके अंदर, और किसी का नहीं जाएगा, है ना। अब ये क्या है आपको पता है, हमने निकाल लिया किसके 404 के अभाज्य गुणनखंड। ये क्या है आपको पता ही होगा, अभाज्य गुणनखंड कितने देखो, तो हम इनको ले जाकर के वहां पर लिखते हैं। 404 के कितने हैं, 2 गुणा 2 गुणा 101, है ना। अभाज्य गुणनखंड हमने ज्ञात कर लिया। अब इनको क्या कर, अभाज्य गुणनखंड ये 96 की अभाज्य गुणनखंड, 404 के अभाज्य गुणनखंड। ये अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें क्या करना, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना था, इसलिए अभाज्य गुणनखंड हमने इन दोनों के ज्ञात कर लिए। अब इनको, अब हम क्या करते हैं, एचसीएफ ज्ञात करेंगे, हाँ, एचसीएफ ज्ञात करेंगे। अब एचसीएफ किसका ज्ञात करना है बताओ जल्दी से, एचसीएफ किसका ज्ञात करें, संख्या जो है, यहाँ पर देखो, संख्या 96 और संख्या 404, इसका हमें क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है ना। तो देखो, अब बताओ यहाँ पर क्या आएगा आगे, देखो 96 और 404 आएगा, 96 और 404, इसका हमें क्या करना है, अभाज्य एचसीएफ ज्ञात करना है ना। तो एचसीएफ, इसकी एचसीएफ ज्ञात करना है। अब इसकी थ्योरी देखो, थ्योरी क्या थी इसकी भाई, कैसे सॉल्व होगा इसकी थ्योरी देखो, क्या क्या था कि संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे, यानी कि जो ये संख्या है, अभाज्य संख्या है, इन अभाज्य संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की, प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड कौन से, इसमें देखो पहले इसकी घात तो लिख दे कि 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 1, 2 की घात 2 गुणा 101 की घात 1 में उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कौन सा है इसके अंदर, ये 2, है ना। क्या बोल रहा है कि प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात वाले पदों का गुणनफल। अब यहाँ देखो कि सबसे छोटी घात वाला उभयनिष्ठ यहाँ पर 2 है, उससे सबसे छोटी घात वाले पदों का गुणनफल, सबसे छोटी घात कौन सी है इसकी, जल्दी बताओ क्या आएगा यहाँ पर, 2 की घात 2, इनका गुणनफल कितना हो जाएगा इसका, 4। हमारे पास एचसीएफ निकल कर आ गया है। और अब आगे बताओ कि एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे, बताओ जल्दी से एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे। एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे, 96 और का 404 का, इनका हमें क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो उसके लिए हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा यहाँ पर, जल्दी बताओ, ये वाला एचसीएफ ए इंटू बी इंटू एलसीएम ए बी बराबर ए इंटू बी, है ना। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर करते हैं मल्टीप्लाई, यहाँ पर अप्लाई करते हैं इसे फॉर्मूले को, क्या था फॉर्मूला, एच सी एफ ए कॉमा बी इंटू एल सी एम ए कॉमा बी बराबर ए इंटू बी, है ना। तो इस फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करते हैं एलसीएम को। तो देखो एच सी एफ ए क्या है यहाँ पर, ए क्या है, ये हमारे पास ये संख्या है पी है ना, ए क्या है, ए ये संख्या 96, बी क्या है हमारे पास 404, है ना, इंटू एलसीएम, ए क्या है हमारे पास 96 और बी 404 बराबर हमारे पास संख्या कौन सी, ये ए क्या है 96 इंटू 404 का गुणा कर, है ना।
तो हमने इसमें अप्लाई कर दिया। अब इसको यहाँ पर, अब देखो आपको यहाँ तक आपको समझ में आ गया फुल। अब बताओ यहाँ पर आगे क्या होगा, आगे क्या लिखें। बताओ। क्या देखो यहाँ पर एक चीज दिख रही है आपको, HCF 96,404, इसका पहले से ही HCF ज्ञात कर रखा है। ये देखो 4 है ना, तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, है ना। तो HCF 96,404 की जगह हम क्या लिख देंगे, 4 इंटू LCM 404 बराबर 96 इंटू 404। सब अब क्या करेंगे, ये जो है 4, इसको हम इस संख्या का नीचे भेज देंगे, है ना। करो आगे स्टेप में कि LCM 404 बराबर 96 इंटू 404 अपॉन 4। अब लगाओ भाग, भाग लगाओ इसमें, 4 का भाग दो। दिया, देखो इससे काट दो 96 को, कितने बार, 4 दूने 8, 4 चौके 16, 24 बार कट गया। तो अब लिखते हैं आगे, LCM 96,404 बराबर 24 इंटू 404। क्या करना है हमें, 24 इंटू 404। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो इसे जल्दी से, मल्टीप्लाई करो, फिर LCM निकल कर आएगा हमारा 96 और 400 आएगा। जल्दी कमेंट में बताओ कि इसका क्या आंसर आया। तो देखो मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 404 इंटू 24 करो तो 4 चौके 16, है ना, 4 चौके 16, 6 का 0, यहाँ पर 1 आ जाएगा। फिर 4 चौके 16 इंटू 2 चौके 8, 0, 2 चौके 8, 6 HDs, 8 1 9, 6 HDs, 8 1 9, 96 कितना आ जाएंगे, 96। इसका आंसर कितना आ रहा है देखो, 96 है ना। HCF और LCM आ गया ना, इसका आंसर कितना आ रहा है, ये देखो 96। LCM जो है इसका, वो देखो इसका HCF तो आ रहा है यहाँ पे 4, और LCM जो है हमारे पास, वो LCM आ रहा है 96 है ना। देखो HCF तो ये है, और LCM ये है, जो कि यहाँ पर LCM आ रहा है 96 है ना, और HCF आ गया 4। तो ये किस एग्जाम्पल हो चुका है, ये तो कंप्लीट। यहाँ तक आपको आ गया होगा अच्छी तरह समझ में, है ना। तो चलो देखो, हम एग्जाम्पल नंबर 4 जो है, उदाहरण नंबर 4, इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारे 3 तक हमने कर लिए हैं सॉल्व, अब चौथा हम शुरू करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 4, तो ये देखो क्या, पहले हम एग्जाम्पल को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं इसको, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहा है कि भाई संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए, है ना। इस संख्या हमारे पास दे रखी है 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए, है ना। तो हम देखो
करते हैं, एचसीएफ और एलसीएम याद करते हैं। तो पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्या दिया है, क्या दिया है हमारे पास, हमें संख्या दे रखी है, संख्या दे रखी है हमें 6, 75 और 120, और बोला गया है कि भाई एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, है ना। क्या करना है हमें, एचसीएफ और एलसीएम हमें ज्ञात करना है ना। एचसीएफ को ज्ञात करना है और एलसीएम को ज्ञात करना है, तो हम करते हैं अब ज्ञात। तो उससे पहले हम यहाँ कर ले कि भाई ये क्या बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि सॉल्व करना है इसे, तो अभाज्य गुणनखंडन विधि सॉल्व करना है, तो मतलब इसका हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे संख्या का ना। तो हम क्या करेंगे, 6 का, 72 का और 120 का हम क्या कर लेंगे, संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। चलो करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं, है ना। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं, तो देखो 6 का निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो बताओ, अभाज्य गुणनखंड करना तो आपको आता ही होगा सबको, तो बताओ कि ये सबसे छोटी संख्या, अभाज्य गुणनखंड कैसे करना है, ये जो 6 जो है इसमें ऐसी संख्या का भाग दो, अब ऐसी अभाज्य संख्या का भाग दो कि पूरा पूरा भाग जाना चाहिए और अभाज्य संख्या होनी चाहिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग देना है, इसमें इसका पूरा पूरा भाग जाना चाहिए 6 के अंदर। कौन सी है, 2, 2 का दायरा है 3 बार। अब बताओ 3 का, ऐसी संख्या बताओ अभाज्य संख्या सबसे छोटी संख्या जिसका 3 के अंदर पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, 3 एक बार गया। तो यहाँ पर ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड है ना, ये 6 और 6 के क्या है, 2 और 3 अभाज्य गुणनखंड है, तो इनको हम लिख लेते हैं। चले 6 के अभाज्य गुणनखंड हमने ज्ञात कर लिए, अब हम ज्ञात करेंगे किसके, 72 के, 72 के। तो क्या आप करते हैं, देखो आप बताओ कि ये जो 72 है इसमें ऐसी संख्या बताओ, अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिसका पूरा पूरा भाग जाना चाहिए 72 के अंदर, बताओ जल्दी कमेंट में बताओ कौन सी संख्या है। 2 जा रहा है, 2 का 2 3 6, 2 6 के 12, हाँ। 36 में बताओ सबसे छोटी संख्या, 2 का जा रहा है ना, 2 एक कम 2 और 2 अंठे 16। 18 में बताओ 2 का जा रहा है, 2 में 18। अब 3 9 में बताओ, 9 में कितना जा रहा है, 2 का जा रहा है, नहीं 3 का, 3 का जा रहा है, कितनी बार, 3 बार। अब 3 में बताओ किसका जा रहा है, 2 का, 3 का, 3 का जा रहा है 1 बार, है ना। तो हमने इसके गुणनखंड भी ज्ञात कर लिए 72 के, तो कितने ये अभाज्य गुणनखंड जो है 72 के ये ज्ञात कर लिए। अब इनको वहां पर लिख देते हैं, है ना। तो देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 है ना। इसका अब हम क्या इसके संख्या ज्ञात करना है हाँ, 120 की ज्ञात करना है। तो अब आप बताओ कि कोई एक ऐसी संख्या बताओ जिसमें 120 में पूरा पूरा भाग जाना चाहिए अभाज्य संख्या का, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होनी चाहिए और जिसका पूरा पूरा भाग जाना चाहिए 120 के अंदर, कौन सी बता दो जल्दी कमेंट करो। 2 है ना, 2 6 के 12 0 गया। 60 में हाँ बताओ 2 का जा रहा है, 60 में जा रहा है, 30 में जा रहा है 2 का, हाँ। अब बताओ 15 के अंदर किसका भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 3 का कितनी बार जा रहा है, 5 बार। अब 5 में कोई संख्या बताओ इसके अंदर 5 में पूरा पूरा भाग जाना चाहिए उस संख्या का, कौन सी है, 5। तो हमने क्या किया, अब इसके भी हमने 120 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिए। अब इनको वहां पर लिखते हैं, है ना। देखो
अभाज्य गुणनखंड हमने याद कर लिए। कितने देखो 120 की कितने 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 अभाज्य गुणनखंड हमने इसके भी ज्ञात कर लिए। अब हम क्या करना है हमें अभाज्य गुणनखंड हमने ज्ञात कर लिए है ना। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि को है इसके अनुसार आपको इसके द्वारा क्या करना है 6 72 120 का हमें गुणा इसका गुणनफल वो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो हमने पहले गुणनफल ज्ञात कर लिया के बाद में हम एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो हम एचसीएफ की तरफ चलते हैं एचसीएफ ज्ञात करते हैं ना। अब बताओ कि एचसीएफ किस चीज का ज्ञात करना है हमें संख्याओं का 6 72 और 120 का है ना क्या ज्ञात करना है ना। तो हम ज्ञात कर लेते हैं। अब ये बताओ संख्या 72 6 72 और 120 का ये जो आवाज एचसीएफ ज्ञात कैसे किया जाता है इसके लिए हमने थ्योरी पढ़ी थी। एक थ्योरी क्या थी तो देखो ये वाली कि संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात वाले पदों का गुणनफल। अब संख्याएं जो है उन संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनफल होंगे है ना गुणनखंड उनकी सबसे छोटी घात वाले पदों का हमें गुणनफल करना है। तो इसके अंदर देखिए ये संख्याएं है हमारे पास ये क्या है ये पूरी संख्याएं है ये तो इनकी संख्या हम पहले इसकी घात ज्ञात कर लेते हैं सबसे छोटी घात 2 और 3 की घात कौन सी होंगी तो घात 1 गुणा 3 की घात 1 और इसकी 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 इसमें 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1 है ना। तो इसमें क्या है कि संख्याओं के अंदर प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड है उनकी सबसे छोटी घात वाले पदों का गुणनफल। प्रत्येक उभयनिष्ठ कौन सा है उभयनिष्ठ कौन सा है इसके अंदर 2 सब में 2 तीनों में और ये उभयनिष्ठ है 3 3 सब में है यो क्या उभयनिष्ठ है ये। तो हमें क्या करना है इनकी जो उभयनिष्ठ है ना ये इनकी सबसे छोटी घात वाले पदों का गुणनफल करना है। तो इनकी 2 की सबसे छोटी घात बताओ जल्दी सबसे छोटी घात उभयनिष्ठ गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड जो है 2 उसकी सबसे छोटी घात कौन सी होगी बताओ 2 की घात 1 है ना और 3 की सबसे छोटी घात की कौन सी होगी 3 की घात 1 कितना हो जाएगा 6 है ना। मतलब सबसे छोटी घात कौन सी होगी 3 की ये। तो हम अभाज्य गुणनखंड जो है हमने ज्ञात कर लिया है जिसका आंसर क्या है 6 अभाज्य गुणनखंड कितना आया है 6 है ना। हमारे समझ में यहाँ तक आ गया आपको समझ में। तो चलो आगे चलते हैं और एलसीएम ज्ञात करते हैं एलसीएम ज्ञात करते हैं वो ना एलसीएम किसे ज्ञात करना है संख्या 6 72 और 120 का चलो ज्ञात करते हैं। एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं चलो हम 6 72 और 120 का ज्ञात करते हैं। तो देखो इसको ज्ञात करने से पहले हम यहाँ पर ये जो है जो हम एलसीएम ज्ञात करेंगे वो हम ज्ञात करेंगे किस और अलग तरीके से फिर जो हमने पहले किया था वो हमने फॉर्मूला लगा करके किया था। अभी हम बिना फॉर्मूला लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे है ना। तो चलो करते हैं। तो देखो इसमें बिना फॉर्मूला लगा कर कैसे करेंगे हम जो हमारे पास थ्योरी थी उस थ्योरी के हिसाब से करेंगे है ना। अब थ्योरी क्या थी इसकी भाई देखो इस सभी अभाज्य गुणनखंडों की किसकी सभी अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात वाले पदों का गुणनफल। सभी अभाज्य गुणनखंड होंगे उनकी सबसे बड़ी घात वाले जो पद होंगे उनका गुणनफल हमें याद करना है ना।
देखो सभी अभाज्य गुणनफल कौन से हैं, देखो ये सभी अभाज्य गुणनफल है ना, सब इनकी सबसे बड़ी घात वाले पदों का गुणनफल। सबसे बड़ी घात कौन सी है, 2 की सबसे बड़ी घात 3, सबसे बड़ी घात वाले पदों का गुणनफल 2 की घात 3। 3 की बताओ सबसे बड़ी घात कौन सी है, 3 की। इसमें विनिष्ट नहीं होगा, इसमें सभी आएंगे, एक सबसे बड़ी घात आएंगे इनमें से, जो सबसे बड़ी घात होगी वो आ जाएंगी बस इसके अंदर, बस और कोई नहीं आएगा। यानी कि 2 है, उसकी 2 की सबसे बड़ी घात 2 की घात 3। अब और बताओ 3 है, 3 की सबसे बड़ी घात 3 की घात 2 होना 5, 5 की सबसे बड़ी घात कितनी है 1, 5 की घात 1। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 की घात 3 का मतलब कितना होता है 8, 3 की घात 2 मतलब कि 9, और 5 की घात 1 मतलब 5। मल्टीप्लाई करो, कितने होगा 9 पंजे 45, है ना। 45 को 8 से गुणा कर देते हैं, कितने हो जाता है 8 पंजे 40 और 24, कितने हो गए पूरे 360। एलसीएम क्या निकल कर आता है हमारे पास में 360, हमारे पास सी आ गया आंसर। लेकिन बट आपको यहाँ पर एक चीज बताता हूँ, यहाँ पर हम इस तरीके से भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं और उस तरीके से फॉर्मूला लगा करके क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे सही तरीका आपको रहेगा फॉर्मूला लगाकर क्वेश्चन को सोल्व करना, क्योंकि फॉर्मूले से क्वेश्चन अच्छी तरीके से सोल्व होगा, ज्यादा कोई ना तो कोई गलती होगी ना कोई कुछ, अच्छी तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। और आपको यहाँ पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट नोट बता दूं, यहाँ पर देखो, यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, यहाँ नोट में लिख लो इसे कि ये जो संख्या है ना, देखो ये, देखो पहले आपको बताया था मैंने कि यदि एचसीएफ और एलसीएम दोनों का गुणनफल जो है वो संख्याओं के गुणनफल के बराबर आए तो वो क्वेश्चन क्या होता है, सही होता है ना। बताया था ना आपको क्या, कि यदि जो एचसीएफ और एलसीएम जो है उन दोनों के गुणनफल के बराबर आता है, जो एचसीएफ और एलसीएम जो है उन दोनों गुणनफल के बराबर कौन सी संख्या को गुणनफल आए तो क्वेश्चन क्या है, सही है ना। तो यहाँ पर देखो एचसीएफ जो था, एचसीएफ 6, 72, 120 और एलसीएम मल्टीप्लाई एलसीएम, एलसीएम 6, 72, 120, सॉरी यहाँ पर लिख दिया मैंने गलत। तो देखो यहाँ पर संख्या क्या है, संख्या क्या है यहाँ पर, देखो वैसे तो थोड़ा यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर यहाँ पर लिखते हैं देखो, यदि यहाँ पर चेक
तो हमारे यहाँ पर एग्जाम्पल खत्म हो चुके हैं। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन सॉल्व। चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन 1, पहला क्वेश्चन है। तो हम पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं पहले, है ना। पढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जो निम्नलिखित संख्याएं हैं उनको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमें क्या करना है, व्यक्त करना है। यानी कि जो अभाज्य गुणनखंड है वो ज्ञात करके उन संख्याओं अभाज्य गुणनखंड की संख्याओं को यहाँ पर लिखना है। निम्नलिखित संख्या होगा ना, तो हम ज्ञात कर लेते हैं। पहले ज्ञात करते हैं हम किसकी, 140। तो इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। लिख लेते हैं 140 के अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पर 140, तो 140 का अभाज्य गुणनखंड देखो, अभाज्य गुणनखंड करना तो सबको आता है। देखो यहाँ पर 140 कैसे करते हैं। अब ये 140 यानी कि यहाँ पर ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ, है ना, जिसका पूरा पूरा भाग जाना चाहिए 140 के अंदर। बताओ कौन सी है, जाओ 2, है ना। 2 का जा रहा है ना इसमें, 2 7 14। देखो अब बताओ 70 में 2 का जा रहा है। देखते हैं एक बार कि 2 तिया 6 और 2 पंजे 10 गया, है ना। अब बताओ इसमें किसका जा रहा है, 2 का जा रहा है क्या, नहीं। 3 का नहीं जा रहा, तो 5 का जा रहा है, 7 वाला ना। अब बताओ इसमें 7 का, 7 क्या जाएगा, 7 के अंदर तो क्या अभाज्य संख्या है ना। तो अभाज्य संख्या वाच्य संख्या है, वास्तविक संख्या है, और पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या, ये सभी पढ़ने के लिए आप ये नहीं आते तो इनको पढ़ने के लिए हमारे एक छोट नंबर 1 है, इनका इंट्रोडक्शन चैप्टर 1 का, उसमें जाकर लिंक पढ़िए। तो देखो ये जो है अभाज्य गुणनखंड, इनको यहाँ पर लिखते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, है ना, जो होगा ये क्या है, तो इनका यहाँ पर आंसर कंप्लीट। क्योंकि यहाँ पर जो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 ये अभाज्य गुणनखंड है इसके, अब 41 ऐसे इसको सॉल्व करना होगा। तो चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर, इसके तरफ, यानी कि जो दूसरा टॉपिक है इसका पॉइंट, इसमें से कौन सा सॉल्व कर, जैसे कि हम करते हैं इसका थर्ड टॉपिक जो कि 3825 है, इसके अभाज्य गुणनखंड याद करते हैं। जल्दी बताओ, इसको सॉल्व करके कमेंट में जल्दी लिखो। तो सोल्व करो, इसमें 2 का भाग आ रहा है इसमें, नहीं। 3 का, हाँ 3 एकम 3, 3 दूने 6, कितना बच गया 2 यहाँ पर, है ना। 3 7 21, 3 पंजे 15 गया। अब बताओ किसका जा रहा है इसमें, 3 का। सबसे छोटी अभाज्य संख्या देना है, अब 2 का नहीं जाएगा, 3 का जाएगा इसमें। देखो 3 का भाग दो इसके अंदर, 3 6 12, 3 दूना 6, 3 पंजे 15, है ना। अब 625 में बताओ किसका जाएगा भाग, जल्दी से बताओ, बताओ। 3 का नहीं जाएगा, 5 का जाएगा, है ना। 5 का दो, 5 5 का दिया इसमें हमने, तो 5 एकम 5, अभी 5 नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा कितना, यहाँ पर एक हासिल गई तो 5, है ना, तो 5 दूने 10, फिर बच गया यहाँ पे 2 तो 5 4 25, तो 125 बार गया। फिर आप बताओ इसके अंदर 125 में कितने का जाएगा भाग, बताओ जल्दी से, कितने का जाएगा, 5 का जाएगा, है ना। तो 2 का नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा, 5 का जाएगा। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, 5 का भाग देंगे। देखो 5 का भाग दिया, कितनी बार, 5 दूने 10, 2 बच गए तो 50 25, 25 बार गया। अब बताओ कि 25 में किसका भाग जाएगा, बताओ। 5 का जाएगा ना, तो देखो कितने बार, 5 बार जाएगा, 50 25, 5 बार गया। अब यहाँ पर किसका जा रहा है, 5 में 5 का जाएगा,
ऐसे इसको अभाज्य गुणनखंड इसके हम सोल्व कर लेंगे, है ना। तो अभाज्य गुणनखंड को हम इस प्रकार से सोल्व करके फिर उसके बाद में लिखेंगे। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कौन से है, 3 है गुणा 3, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, है ना। कैसे, तो 2 तो 3 है, 1 2 3 4, 4 यहाँ पर 5 है ना। तो बस यहाँ पर यही होगा था। इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। ज्यादा कुछ भारी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन यही एक ही नंबर के क्वेश्चन है, इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। ये चैप्टर जो होता है 4 से 5 नंबर का होता है, जो बोर्ड एग्जाम में बहुत आता है। इस क्वेश्चन से एक नंबर ही बहुत बड़ा होता है, इसलिए अच्छी तरीके से पढ़ना इसे। और जो भी कोई डाउट हो वो कमेंट में बताना मुझे, उस डाउट को अच्छी तरीके से क्लियर करूंगा मैं जी, ठीक है। तो चलो, और जो इसमें से बचे हैं 156 है, 505 है, 5005 है और 7429 है, इनको आप सॉल्व करना तो मुझे कमेंट में भेजना इसका आंसर क्या रहा है, ठीक है। तो चलो हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 2, तो इससे पढ़ लेते हैं पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छे से। देखो कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि जो पूर्णांक मतलब की जो संख्याएं हैं ये, है ना, ये पूर्णांक निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। यानी कि ये क्या बोल रहा है, अब बताया था ना आपकी कि भाई यह जांच की पूछेगा, है ना, जांच भी करवा सकता है किसान। तो बताया, देखो यहाँ पे इन संख्याओं की हमें एलसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, इसके साथ में ही हमें संख्याओं जो है इनको जांचना है कि दो संख्याओं गुणनफल के बराबर जो एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल है या नहीं है ना। तो हमें इसे सोल्व करना है इसे। तो करते हैं किसका कार्य, सबसे इसका कर लेते हैं पहले का ना, 26 और 91 का। तो चलो, तो करते हैं यहाँ पर 26 और 91 इसका कर लेते हैं। तो चलो, पहले हमें क्या करना है, किसकी सहायता से करना है, अभाज्य गुणनखंड की सहायता से, है ना। जैसे हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किए थे एग्जांपल्स, वैसे हमें क्वेश्चन को इसको सॉल्व करना है। जैसे ही पहले हम क्या करेंगे, 26 का और 91 का क्या करेंगे, एक अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पर जो 26 है उसका और 91 का हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो 26 का अब बताओ अभाज्य गुणनखंड में आता है ना, तो बताओ 26 है, उस 26 में इसी सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग दे कि पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होनी चाहिए। कौन सी बताओ, तो यहाँ पर देखो 2, 2 का भाग दो इसमें, तो 1 कम 2, तो 3 और 6, 2 का गया। अब बताओ 13 के अंदर सबसे छोटी संख्या बताओ, अभाज्य संख्या जिसको 13 के अंदर पूरा भाग जाना चाहिए, पूरा पूरा। 2 का जरा है, बताओ, नहीं, 3 का, 5 का, बताओ बताओ, नहीं जा रहा। चलो बताओ 7 का, 7 का नहीं जा रहा, तो 11 का नहीं। चल देखो 13 का, 13 का जा रहा है, 13 एक कम 13, 13 बार। तो यहाँ पर देखो अभाज्य गुणनखंड हमने ज्ञात कर लिए 26 के 2 और 13, क्या है 2 और 13, 26 के 2 गुणा 13। चलो ठीक, चलो हम ज्ञात करते हैं किसी 91 का। तब बताओ ऐसी कोई अभाज्य संख्या बताओ जिसकी जिसका है ना 91 के अंदर पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, है ना। बताओ कौन सी है, जल्दी बताओ। 2 नहीं है, 3 नहीं जा रहा, 5 का, 7 का जा रहा है, 7 का जा रहा है ना। ये देख 7 एक कम 7, 7 के 21, 13 बार। चल अब 13 में बताओ किसका भाग जा रहा है, भाई 13 का,
और ठीक है, तो हमने 91 के निकाल लिए अभाज्य गुणनखंड। कितने आए? 7 और 13। 7 और 13। तो हमने अभाज्य गुणनखंड याद कर लिया। अब हम क्या करेंगे? अब ये क्या पूछ रहा है और कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, है ना। एचसीएफ ज्ञात करना है, फिर एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं। मतलब एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है? किस संख्या करना है? 26 का और 91 का हमें क्या करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है। अब बताओ एचसीएफ ज्ञात कैसे किया जाता है? वही थ्योरी लगा करके, है ना। कैसे ज्ञात किया जाता है? वही थ्योरी लगा कर ज्ञात करते हैं। तो कौन सी थ्योरी क्या थी भाई? वो थी जैसे ये कोई भी संख्या है, ये संख्या है, इन संख्याओं के में प्रत्येक विनिष्ट अभाज्य गुणनखंडों के सबसे छोटी घात वाले पदों का गुणनफल। यहाँ पर देखो, सबसे छोटी घात अंश अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए और उभयनिष्ठ होने चाहिए, है ना। अभाज्य गुणनखंड नहीं, घातें लिख देते हैं पहले हम। अभी मैं बताऊं ये क्या पूछ रहा है कि प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, उभयनिष्ठ कौन सा है? इसमें सिर्फ 13 उभयनिष्ठ है इसमें, है ना। कौन सा है उभयनिष्ठ? 13। ये है उभयनिष्ठ है। तो इसकी सबसे छोटी घात वाले, सबसे छोटी घात इसकी इसकी 13 घात 1 सबसे छोटी, हाँ, घात वाले पदों को गुणा करो तो सबसे छोटी घात इसकी है 13 की घात 1, मतलब ये। तो इसका कितना होगा? ये कितना आ रहा? अब आज हमारे पास एचसीएफ आ गया कितना? 13 आ गया ना। हमारे पास एचसीएफ तो आ गया ये। बताओ कैसे आए? आ गया आपको यहाँ तक समझ में? चलो अब हम एलसीएम ज्ञात करते हैं, है ना। तो देखो एलसीएम ज्ञात करना। अब एलसीएम हम डायरेक्ट फॉर्मूले से करेंगे, इससे कि अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा बढ़िया, और ज्यादा टाइम भी नहीं लगता उससे। और वो देख लेंगे आप, दोनों तरीके से कर देता हूँ मैं तो। एलसीएम को क्या फॉर्मूले से भी और बिना फॉर्मूले के भी, है ना, थ्योरी से भी। तो पहले हम कर लेते हैं किससे? फॉर्मूले से कर लेते हैं। पहले हम इसे करते हैं थ्योरी से कर लेते हैं। तो देखो थ्योरी से करते हैं कि थ्योरी क्या थी इसकी, बताओ। कि सभी अभाज्य गुणनखंड, क्या ये जो है सभी अभाज्य गुणनखंड है, सभी अभाज्य गुणनखंडों में, यानी सभी अभाज्य गुणनखंड जो है, उन सभी अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात वाले पदों का गुणनफल। सबसे बड़ी घात कौन सी है? ठीक है, यहाँ पर सबसे बड़ी घात वाले पदों का हमें गुणनफल करना है। सबसे बड़ी घात बताओ इसके अंदर। दो की कितनी है? दो घात एक। सात की कितनी है? सात की घात एक। 13 की बताओ, 13 की कितनी है? 13 की घात एक, है ना। कितनी हो जाएंगी? दो की दो, 7 और 7 और 13, तो बराबर कितना आ जाएगा? एलसीएम कितना आ जाएगा? तो ये देखो 13 7 91, है ना। और 91 में दूनी कितने हो गए? कितने हो गए? 182, है ना। तो एलसीएम हमारे पास क्या निकल कर आता है? ये 182। कैसे? हमने इस प्रकार से सॉल्व किया, है ना। थ्योरी से हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये एलसीएम आता है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे? हम सॉल्व करते हैं फॉर्मूले से, है ना। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब हम फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं इसे। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था? जो हमारा पास फॉर्मूला था क्या था? देखो एच सी एफ ए कमा बी इंटू एल सी एम ए कमा बी बराबर ए इंटू बी, है ना। तो हम इसके अंदर अप्लाई कर देते हैं, तो इसे सॉल्व करते हैं। हमें पता है, अब आपको पता है यहाँ पर हमने पहले से एच सी एफ याद कर रखा था, है ना। पहले से हमने क्या कर रखा था? एच सी एफ याद कर रखा था, है ना। तो हम क्या करेंगे?
एचसीएफ को मान को डायरेक्ट इसमें रख देंगे हम, फिर उसके बाद एलसीएम को सोल्व कर लेंगे, है ना। एचसीएफ का मान रख देंगे और ए और बी का मान रख देंगे। तो यहाँ पर ए और बी आपको पता है क्या है, ए जो भी ये है और बी जो कि ये है, ये संख्या ए है 26 और बी है 91, है ना। तो अब हम करते हैं आगे सोल्व फॉर्मूले से, है ना। तो फॉर्मूले में हम क्या रखते हैं, मान रखते हैं एच सी एफ ए बी का, एच सी एफ 26 91 इंटू एल सी एम 26 91 बराबर 26 इंटू 91, है ना। तो एच सी एफ को मान रख देते हैं यहाँ पर। एच सी एफ का मान क्या था हमारे पास, ये देखो 13, है ना। 13 रख देते हैं यहाँ पर, देखो ये 13 होगा। इंटू एलसीएम हमें याद करना है, तो एलसीएम एच डी आ जाएगा, एलसीएम 26 91। फिर जो 26 और 91 जो है इनका मल्टीपल, जी इसको एच डी लिख देंगे हम, 26 और 91 का मल्टीपल यहाँ पर लिख देंगे हम। उसके बाद फिर जो 13 है, इस 13 को इस संख्या का नीचे ले जाएंगे, 26 इंटू 13 का नीचे 13 को ले जाएंगे, है ना। 26 इंटू 91, सॉरी, इसके नीचे हम 13 को ले जाएंगे, तो ले जाते हैं। चलो एलसीएम 26 91, उसके बाद देखो अब तो 26 इंटू 91 अपॉन 13, ऐसे करना है, यहाँ तक कर लेना है। जल्दी करो अब इससे सॉल्व, आ गया होगा आपको यहाँ तक समझ में। तो चलो इसको काटते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। कैसे काट दो, 13 दूनी 26, 2 बार काट दिया, है ना। हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो 2 को 91 से, चलो देखो कितना हो जाएगा, 182 आया कि नहीं। अब ये देखो हमने पहले थ्योरी से किया और फिर उसके बाद हम इस फॉर्मूले से कर दिया, सेम आंसर है ना। तो मतलब कि हम किसी भी से भी कर सकते हैं। अब आपके साथ देख लो, अब देखो यहाँ पर उल्टा ये सीधा रहा था, जो थ्योरी से हमने किया था वो सिर्फ एक लाइन के अंदर फ्री हो गया था, है ना। वो सिंपल है, एक दो लाइन के अंदर थ्योरी वाला फ्री हो गया था। तो आपको जैसा अच्छा लगे, आप जिससे करना चाहो आप कर सकते हो, दोनों तरीके हैं, कोई से तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। फॉर्मूले से लगाओगे तो फिर भी फॉर्मूले से भी कर सकते हो, या फिर आप थ्योरी से करोगे तो इस हिसाब से भी कर सकते हो, है ना। दोनों तरीके हमारे पास, दोनों तरीके से कैसे भी कर सकते हो। फिर अब हमारे पास एचसीएफ और एलसीएम हमने याद कर लिया। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई इसकी जांच और कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है। जांच कैसे करते हैं, इसी फॉर्मूले से जांच करते हैं। तो फॉर्मूले से जांच कर देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं हम जांच। जांच करेंगे तो यहाँ पर लिखते हैं एच सी एफ, ये फॉर्मूला लिख देते हैं, एच सी एफ 26 93 इंटू एल सी एम 26 91, फिर लिख देते हैं 26 इंटू 91, है ना। लिख दिया ना। फिर उसके बाद अब ये जो है एलसीएम हमारे पास, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम दोनों का मान रखते हैं यहाँ पर हम। तो देखो एचसीएफ क्या था हमारे पास में 13, है ना। जल्दी बताओ एचसीएफ क्या है हमारे पास, 13, है ना। तो 13 को यहाँ पर लिख देंगे और फिर इनको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, किससे, एलसीएम से। देखो एलसीएम कितना है हमारे पास, 182, कितना 182। फिर ये 26 इंटू 91 जो है इसको ले देंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं इनको हम, देखते हैं बराबर आता है। तो देखो 13 दूनी 26 का 6 का अस्सी लगी 2, 13 इंट है 104 और 2 कितने हो गए 106, 6 का अस्सी लगी 10, 13 एक कम 13 और 10 कितने हो गए 23, 2366। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितने हो गए देखो यहाँ पर 91, यदि हम एक का करें इसे, है ना, कितना होता है देखो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 से क्या 6 एक कम 6, है ना, 26 से एक कम 26 का 6, फिर बाद में ऊपर कितना आ गया घात 2, 26 को 9 से गुणा कर दो, देखो 9 6 54, है ना, 5 9 दिनों 18 और 5 कितने हो गए 23, यानी कि 234। तो 26 नंबर 234 और ऊपर कितनी घात थी 2, 234
36 हो गई, कितनी हो गई 236। तो देखो हाँ, ये क्या है हमारे पास 2366 और 2366, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल हमारे पास संख्या दो संख्या के गुणनफल के बराबर आ रहा है, मतलब कि यह सही है ना, यह सही है, तो ये एच डी आंसर सही होगा, ये आंसर सही होगा। ठीक है, तो चलो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा ना। अगर क्लास आपको पसंद आ रही हो तो कृपया इसे लाइक कर देना। ठीक है, तो चलो अब हम आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि पहले क्वेश्चन को हम अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। क्या है देखो, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। किससे ज्ञात करना है हमें? वही अभाज्य गुणनखंडन विधि, अभाज्य गुणनखंडन विधि के द्वारा हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। यहाँ पर हमें जांच नहीं करनी, यहाँ पर सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम को ज्ञात करना है ना। तो करते हैं देखो, तो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, किसका करना है? संख्या एक ले लेते हैं, इसमें से हम 12, 15 और 21 है ना, सबका सेम ही होगा, इसलिए हम एक संख्या का कर लेते हैं। तो देखो 12, 15 और 21, पहले देखो 12, 15 और 21 जो कि ये संख्या है ना। तो इनको हम अच्छी तरह सोल्व कर लेते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, है ना। इस संख्या का हम क्या कर लेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद में फिर इसको सोल्व। तो हम क्या करते हैं, पहले 12 का, 15 का, फिर 21 का क्या कर लेते हैं, पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो जल्दी करो, इसका अभाज्य गुणनखंड बताओ क्या आएंगे। तो बताओ अभाज्य गुणनखंड देखो कितने आएंगे, देखो 12, जिसके अंदर इस सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ जिसका पूरा पूरा भाग जाता है 12, बताओ जल्दी से। 2 है, 2 का धारा कितने बार, 6 बार, 6 में 2 का धारा है 3 बार, और 3 में फिर किसका धारा है बताओ, 2 का तो नहीं जाएगा है ना, 3 का जाएगा 1 बार। तो देखो ये हमने याद कर लिए इसके अभाज्य गुणनखंड, है ना, 2, 2 और 3 किसके, 12 के, 12 के 2 गुणा 2 गुणा 3, है ना। अब निकालते हैं 15 के, इसका अभाज्य गुणनखंड याद कर लेते हैं 15 के। तो बताओ सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिसका पूरा पूरा भाग जाता हो 15 के अंदर, 2 है ना। चलो बताओ 3, 3 का द्वारा, हाँ कितनी बार, 5 बार, जा रहा है 5 बार, है ना। तो अब बताओ किसका जाएगा, 3 का नहीं जाएगा इसमें, 5 में 5 का जाएगा, है ना। तो देखो, तो अब हमने ये भी इसके गुणनखंड भी याद कर लिए। 15 के गुणनखंड कितने हैं, अभाज्य गुणनखंड 3 और 5, तो यहाँ पर लिखते हैं हम इसके 15 के कितने, 3 गुणा 5, वो सॉरी 5, 15 लिखा है गलती से, 5 है ना। तो हम याद करते हैं किसके, 21 के। तो हम याद कर लेते हैं किसके, 21 के। तो देखो 21 के, ऐसी सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ इसका पूरा पूरा भाग देता हो किसमें, 21 में। 2 का नहीं जा रहा, 3 का, और 3 का बताओ, 3 का जा रहा है, हाँ कितने बार जा रहा है, 7 बार। साथ में बताओ किसका जा रहा है, 7 का जा रहा है कितने बार, 1 बार, है ना। तो देखो हमने इसका भी याद कर लिया, 21 का अभाज्य गुणनखंड है हमारे पास 3 और 7। तो देखो यहाँ पर लिखते हैं 3 गुणा 7, ठीक है। फिर हमने अब
इसकी संख्याओं की 12, 15 और 21 के हमने अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिए। और अब क्वेश्चन कहता है कि भाई एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, है ना। तो हमें क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम पहले किसका ज्ञात करेंगे, एचसीएफ ज्ञात करते हैं। ठीक है, एचसीएफ किसका ज्ञात करना, 12, 15, 21 का हमें क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात कर लेना है। हाँ, तो अभी हमने जो एग्जांपल किया था उसमें आपको ये बताया था कि जो 3 संख्याएं होंगी, है ना, तो 3 संख्याएं होंगी, उन 3 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम तो हम ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन बट यहाँ पर क्या होगा कि जो संख्याएं हैं उनका गुणनफल जो होगा वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर नहीं हो सकता, है ना, नहीं होता है। बस यही है, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। देखो एचसीएफ और एलसीएम, तो पहले हम इसकी घातें लिख लेते हैं। 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1, इसकी कितनी है, 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1, फिर इसकी लिख लेते हैं हम कितनी है, 3 की घात 1 गुणा 7 की घात 1, है ना। चलो अब एचसीएफ की हम थ्योरी के माध्यम से सॉल्व करते हैं इसे। जो एचसीएफ की थ्योरी क्या थी भाई, अब पता चल गया होगा कैसे करना है सॉल्व इसे। देखो कि संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात वाले पदों का गुणनफल, किसकी, कौन सी घात वाले, सबसे छोटी घात वाले पदों का क्या करना है, हमें गुणनफल करना है, जो कि उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ कौन कौन से है इसमें, देखो इसमें उभयनिष्ठ है यहाँ पर 3 क्या है यहाँ पर, उभयनिष्ठ। तो इसकी सबसे छोटी घात वाले पदों को क्या करना है, हमें गुणनफल। सबसे छोटी घात किसी कौन सी है, 3 की, बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ। 3 की घात 1, है ना। कितना आ जाएगा इसका आंसर, देखो और उभयनिष्ठ नहीं है ना इसमें, तो बताओ कितना आ जाएगा इसका आंसर, 3। एचसीएफ निकल कर आ गया हमारे पास कितना, 3। हमने एचसीएफ ज्ञात कर लिया। चलो ठीक है, आपको यहाँ तक तो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलो तो हम एलसीएम ज्ञात करते हैं, है ना, थ्योरी के माध्यम से कर लेते हैं एलसीएम। ज्ञात करते हैं एलसीएम इसका 12 का, 15 का और 21 का। तो एलसीएम ज्ञात करते हैं। देखो एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर 12, 15 और 21 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो देखो इसकी थ्योरी क्या थी कि जो सभी अभाज्य गुणनखंड, यानी कि जो सभी अभाज्य गुणनखंड है, उन अभाज्य गुणनखंडों के, अभाज्य गुणनखंड जो है, अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात वाले जो पद हैं उनका गुणनफल। यहाँ पर देखो सबसे बड़ी घात, अभाज्य गुणनखंडों के अंदर सबसे बड़ी घात वाले जो पद होंगे उनका गुणनफल करना है। सबसे बड़ी घात कौन सी है, देखो 2, 2 की घात 2 सबसे बड़ी घात है। 3, 3 की सबसे बड़ी घात क्या, 1। 5, 5 की सबसे बड़ी घात क्या है, 1। 7 की सबसे बड़ी घात क्या है, 1, है ना। तो ऐसे हमें लिख लेना है। उसके बाद फिर इसको मल्टीप्लाई कर देना। 2 की घात 2 का कितना होता है, 4। 3 की घात 1 का 3, 5 की घात 1 का 5 और 7 की घात 1 का 7। फिर इसे मल्टीप्लाई कर लेना है। 4 3 12, 12 5 60, 6 7 420, यानी कि कितना आ गया यहाँ पर आंसर। एलसीएम कितना आ रहा है हमारे पास, देखो ये एलसीएम 12, 15, 21 का संख्याओं का हमारे पास एलसीएम जो है वो निकल कर आता है 420, है ना। तो 4 3 12, 12 5 60, 7 3 42, 12 5 420, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास आंसर निकल करके आ जाता है। तो देखो ये हमारे पास क्वेश्चन खत्म होता है, तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, पूरा हो गया क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन खत्म हो गया। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा अच्छे से, है ना।
आज हमने एक्सरसाइज 1.1 के हमने 3 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए हैं, एग्जाम्पल और क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, और बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर सॉल्व करेंगे। और ये आपको क्लास यदि पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास में ज़रूर शेयर करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो हमारी अगली नेक्स्ट क्लास आएगी वो आपके पास में नोटिफिकेशन उसका पहुंच जाएगा बेल आइकन दबाने से। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।
रवि जो है, रवि को मैदान का एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लग रहा है? यहाँ पर देखो, सॉरी, ये सोनिया को लगता है 18 मिनट, है ना, और यहाँ पर 12 मिनट लगते हैं किसको? रवि को। गलती से लिख दिया था मैंने 12 मिनट यहाँ पे। सोनिया को लगते हैं कितने? 18 मिनट एक चक्कर लगाने में, और रवि को लगते हैं कितने? 12 मिनट एक चक्कर लगाने में। हाँ, तो ये पूछ रहा है कि वह कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कितने समय बाद में वो फिर से वही जहां से उन्होंने चलना प्रारंभ किया था, स्टार्ट किया था, वहीं पर वो मिलेंगे। तो हम यहां पर लिख देंगे कि माना कि, हम पहले मान लेते हैं कि भाई माना कि सोनिया और रवि के, सोनिया और रवि जो है उसके प्रारंभिक 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 स्थान पर मिलने का न्यूनतम समय कितना है? न्यूनतम समय 18 मिनट तथा 12 मिनट का एलसीएम है। क्या है? न्यूनतम समय क्या है? 18 मिनट तथा 12 मिनट का एलसीएम है ना। तो हम क्या करते हैं, यानी कि हमने मान लिया कि भाई सोनिया और रवि जो है ना, इन दोनों के तो प्रारंभिक स्थान पर मिलने का, फिर से पुनः प्रारंभिक स्थान पर आकर मिलने का जो न्यूनतम समय है वो 18 मिनट तथा 12 मिनट का क्या है? एलसीएम है ना। तो हम क्या करते हैं, 18 और 12 का हम एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। तो उससे क्या है कि हमारे पास क्वेश्चन इसका वो समय निकल कर आ जाएगा कि भाई कितना टाइम लगेगा इनको पुनः जो जिस स्थान से स्टार्ट किया था इन्होंने चलना, उसी स्थान पर आने में कितना टाइम लगेगा एक चक्कर लगाने के बाद, है ना। तो यहाँ पर देख करते हैं कि 18 और 12, इसका हमें क्या याद करना है? एलसीएम याद करते हैं हम। तो 18 का क्या है यहाँ पर? 18 का भाज्य गुणनखंड और 12 का भाज्य गुणनखंड याद करना है। तो 18 और 12 का भाज्य गुणनखंड कितना होता है देखो, तो करोगे आप, देखो 18 का और 12 का। अब बताओ इसे सबसे छोटी संख्या क्या है ना, जिसका 18 के अंदर पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, कौन सी है जल्दी बताओ? सबसे छोटी संख्या जिसका पूरा पूरा भाग जाना चाहिए 18 के अंदर, दो, है ना, अभाज्य संख्या है दो का, दो नहीं 18। अब बताओ 9 के अंदर जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिसका 9 के अंदर पूरा पूरा भाग जा रहा है, कौन सी है? तीन, तीन तिया 9, है ना। तीन में बताओ तीन का जा रहा है इसमें, तो हमारे पास अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे इसके कितने? 18 के, दो, तीन और तीन, दो गुणा तीन गुणा तीन, और 12 के कितने हो जाएंगे? देखो सबसे छोटी बात, इसमें दो का भाग जा रहा है ना, 6 बार। 6 में कितने का जा रहा है? दो का ही जा रहा है, यहाँ पर 3 बार है ना। और तीन में किसका हो जाएगा बताओ जल्दी से? तीन का आएगा। तो हमने 12 कब निकालनी है, तो कितने? दो गुणा दो गुणा तीन, है ना। आवाज कितने? दो गुणा दो गुणा तीन, ये क्या निकल कर आ जाते हैं हमारे पास? अभाज्य गुणनखंड। अब ये हमें क्या याद करना है? एलसीएम। एलसीएम याद करना है इनका, तो हम लिखते हैं यहाँ पर एलसीएम इसका 18 का और 12 का याद करना है। तो हम पहले इसकी क्या कर लेते हैं, घाते लिख लेते हैं। 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 2, फिर यहाँ पर 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1, है ना। तो
अब देखो एलसीएम ज्ञात करना है, वो एलसीएम ज्ञात करना हमें पता है एलसीएम कैसे ज्ञात किया जाता है। इसके अंदर एलसीएम ज्ञात करने के लिए कौन सी आता है, ज्ञात कैसे किया जाता है एलसीएम को, वो हमारे पास थ्योरी जो थी, वो थ्योरी क्या है, वो थी देखो थ्योरी कहते हैं कि सभी अभाज्य गुणनखंडों की, ये जो सभी अभाज्य गुणनखंड है, इन सभी अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घातों वाले पदों का गुणनफल, यानी कि अभाज्य गुणनखंड जो है उनकी सबसे बड़ी घात वाले पदों का गुणनफल जो है इनको ज्ञात करना। तो यानी सब अभाज्य गुणनखंड है सारे, इनके अंदर सबसे बड़ी घात जो है, सबसे बड़ी घात वाले पद कौन से हैं इसमें, दो, दो की घात दो, यहाँ पर कौन सा है देखो ये